मैं आदर्श कुमार, गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय घसोजीन, आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपनी कक्षा 6 के अध्याय 11 के बारे में पढ़ेंगे, जो बीजगणित है। इसे हम इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं। आज हम इसके भाग 1 को करेंगे। गणित की वह शाखा जिसमें हम दैनिक जीवन की विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए संख्याओं का अध्ययन करते हैं, अंकगणित या अर्थमेटिक कहलाती है। हमने अपने अध्यायों में प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा है, जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। उसके बाद हमने पूर्ण संख्याओं का अध्ययन किया, जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। हमने पूर्णांकों के बारे में भी पढ़ा है और हमने भिन्नों के बारे में भी अध्ययन किया है। ये सब संख्याएं अंकगणित के अंतर्गत आती हैं। और उसके बाद हमने गणित की संक्रियाओं, जोड़, घटा, गुणा और भाग के द्वारा इन संख्याओं के बारे में पढ़ा है। गणित की वह शाखा जिसमें हम 2 विमाओं और 3 विमाओं की आकृतियों अथवा आकारों का अध्ययन करते हैं, ज्यामिति या ज्योमेट्री कहलाती है। आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त, इन सभी का हमने परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा है। ये 2 डायमेंशनल आकृतियां कहलाती हैं और इसकी 2 विमाएं लंबाई और चौड़ाई हैं। हमने घन, घनाभ और बेलन जैसी आकृतियां हमारे आसपास अवश्य देखी होंगी। इनकी 3 विमाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती हैं, इसीलिए इन्हें 3 डायमेंशनल आकृतियां कहा जाता है। हम दैनिक जीवन में आसपास ऐसी अनेक वस्तुएं देखते हैं जिनका प्रयोग हम गणित सीखने के लिए कर सकते हैं। आज हम गणित की एक अन्य शाखा का अध्ययन करेंगे, जो बीजगणित या अलजेब्रा कहलाती है। गणित की वह शाखा जिसमें हम नियमों और सूत्रों को व्यापक रूप में लिखने के लिए अक्षरों, जिन्हें अल्फाबेट्स का नाम दिया गया है, का प्रयोग करते हैं, बीजगणित या अलजेब्रा कहलाती है। हम अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। क्या आपने कभी माचिस की तीलियों से गणित सीखा है? आप माचिस की तीलियों द्वारा इस प्रकार की विभिन्न आकृतियां बना सकते हैं। आज हम माचिस की तीलियों की सहायता से गणित के कुछ नियमों को सीखेंगे, जो बीजगणित है। अमीना और सरिता माचिस की तीलियों से प्रतिरूप बना रही हैं। हम इसे एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं, जो बीजगणित के नियमों को दर्शाती हैं। ये अमीना है और ये सरिता है। उन्होंने 2 तीलियां लेकर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एल का सरल प्रतिरूप बनाने का निर्णय किया और इस प्रकार 2 तीलियों का प्रयोग करके एक एल बनाया। उसके बाद उन्होंने 2 एल बनाए, जिसके लिए 4 तीलियों का प्रयोग किया। फिर इन्होंने 3 एल बनाए और इसके लिए 6 तीलियों का प्रयोग किया और अंत में 8 तीलियों का प्रयोग करते हुए 4 एल बनाए। तभी वहाँ जतिन आता है और पूछता है कि 7 एल बनाने के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। अमीना और सरिता को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अमीना और सरिता इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 5 एल बनाती हैं, जिसके लिए उन्हें 10 तीलियों की आवश्यकता थी। उसके बाद उन्होंने 6 एल बनाए और 12 तीलियों का प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने 7 एल बनाए और 14 तीलियों का प्रयोग किया। उन्होंने एक सारणी बनाई ताकि वे जतिन के प्रश्न का उत्तर दे सकें, जिसमें बनाए गए एल की संख्या और आवश्यक तीलियों की संख्या को लिखा। एक एल बनाने के लिए
2 तीलियों का प्रयोग किया गया। 2L बनाने के लिए 4 तीलियों का, 3L बनाने के लिए 6 तीलियों का, 4L बनाने के लिए 8 तीलियों का, 5L बनाने के लिए 10 तीलियों का, 6L बनाने के लिए 12 तीलियों का और 7L बनाने के लिए 14 तीलियों का प्रयोग किया और जतिन के प्रश्न का उत्तर दिया। इस सारणी को देखने के बाद अमीना यह अनुभव करती है कि आवश्यक तीलियों की संख्या बनाए गए L की संख्या की 2 गुनी है। आवश्यक तीलियों की संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुना L की संख्या। यदि L की संख्या कोई अज्ञात राशि या चर n है तो हम उसे 2 से गुणा करके आवश्यक तीलियों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। आवश्यक तीलियों की संख्या 2 गुना n 2n होगी। n एक चर है जो मान 1, 2, 3, 4 इत्यादि ले सकता है। यदि n का मान 1 होगा तो आवश्यक तीलियों की संख्या 2 गुना 1 2 होगी। यदि n का मान हमारे पास 2 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या 2 गुना 2 4 होगी। यदि n का मान 3 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या 2 गुना 3 6 होगी। इसी प्रकार यदि हमारी अज्ञात राशि या चर n का मान 100 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या 2 गुना 100 होगी। अमीना और सरिता तीलियों के इन प्रतिरूपों में रुचि लेने लगी हैं। अब वे अक्षर C का एक प्रतिरूप बनाने का प्रयत्न करती हैं। एक C बनाने के लिए वो 3 तीलियों का प्रयोग करती हैं। वो इस प्रकार C बनाने का नियम ज्ञात करना चाहती हैं। इसके लिए 3 तीलियों द्वारा इस प्रकार एक C बनाती हैं। उसके बाद 6 तीलियों का प्रयोग करके 2C और 3C बनाने के लिए वे 9 तीलियों का प्रयोग करती हैं। 4C बनाने के लिए उन्होंने 12 तीलियों का प्रयोग किया। उसके बाद एक सारणी तैयार की जिसमें बनाए गए C की संख्या और आवश्यक तीलियों की संख्या को लिखा। उन्होंने देखा 1C बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 3 है, 2C बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 6, 3C बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 9, 4C बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 12 थी। उन्होंने इस सारणी को पूरा किया और देखा कि 7C बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 21 थी। उन्होंने देखा कि यदि हमारे पास कोई अज्ञात राशि या चर n हो तो हम किस प्रकार आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उन्होंने अच्छे से समझ लिया कि आवश्यक तीलियों की संख्या बनाए गए संख्या की 3 गुना है। यदि आवश्यक तीलियों की संख्या को हम निकालना चाहते हैं तो C की संख्या और 3 के गुणनफल से इसे ज्ञात किया जा सकता है। यदि C की संख्या हमारे पास कोई चर n है तो हम n को 3 से गुणा करके आवश्यक तीलियों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं जो 3n होगा। यहाँ हमारे पास n एक चर है जो मान 1, 2, 3, 4 इत्यादि ले सकता है। यदि हमारे पास n का मान 1 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या 3 गुना 1 3 होगी। यदि n का मान 2 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या 3 गुना 2 6 होगी। इसी प्रकार यदि n का मान 7 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या 3 गुना 7 21 होगी। और यदि n का मान 100 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या 3 गुना 100 300 होगी। आइए हम f के नियम को समझते हैं। यदि हम एक f बनाना चाहते हैं तो हमें 4 तीलियों की आवश्यकता होगी। यदि 2f बनाएं तो आवश्यक तीलियों की संख्या 8 होगी। इसी प्रकार यदि हम 3f बनाते हैं तो आवश्यक तीलियों की संख्या हमारे पास 12 होगी। इसके बाद हम एक सारणी तैयार करते हैं जिसमें बनाए गए f की संख्या और आवश्यक तीलियों की संख्या को लिखा गया है।
एक f बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 4, 2f बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 8, 3f बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 12 है। और यदि हम इस सारणी को इस प्रकार पूरा करें तो हम देख सकते हैं कि 7f बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 28 होगी। क्या आप बता सकते हैं कि f बनाने के लिए क्या नियम होगा? इसका जवाब मीना ने दिया कि यदि हमारे पास कोई चर n है तो आवश्यक तीलियों की संख्या को हम 4 गुना f की संख्या से ज्ञात कर सकते हैं, और f की संख्या n है तो हम 4 गुना n से आवश्यक तीलियों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। 4 गुना n हमारा 4n के बराबर होगा। n एक वेरिएबल है जिसे हम चर कहते हैं। वेरी का अर्थ चेंज होता है, जिसका मान चेंज होता रहे वही हमारा वेरिएबल है, और इसे हम हिंदी में चर कहते हैं। इसका मान 1, 2, 3, 4 इत्यादि कुछ भी हो सकता है। यदि हम f की बात करें, यदि हमारे पास n का मान 5 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या 4 गुना 5 20 होगी। यदि n का मान 10 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या 4 गुना 10 40 होगी। चरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना जरूरी है। हमने चर को दर्शाने के लिए L, C और F के प्रतिरूपों में अक्षर n का प्रयोग किया है। ये राजू है, और राजू के मन में एक प्रश्न है। वो जानना चाहता है कि हमने m का प्रयोग क्यों नहीं किया। आइए हम इसका जवाब जानते हैं। n में कोई विशेष बात नहीं है, किसी भी अक्षर का प्रयोग किया जा सकता है। एक चर को दर्शाने के लिए किसी भी अक्षर m, l, p, x, y, z इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। एक चर वह संख्या है जिसका मान स्थिर या निश्चित नहीं होता। उदाहरण के लिए संख्या 5 या 100 या कोई अन्य दी हुई संख्या एक चर नहीं है, क्योंकि इनके मान स्थिर या निश्चित हैं। इसी प्रकार त्रिभुज की कोणों की बात करें तो त्रिभुज के कोणों की संख्या हमारे पास 3 होती है जो स्थिर है, इसीलिए यह एक चर नहीं है। और चतुर्भुज के कोणों की बात करें तो चतुर्भुज के कोणों की संख्या 4 है जो निश्चित या स्थिर है, इसीलिए यह भी एक चर नहीं है। परंतु हमने L, C और F के प्रतिरूपों में देखा है कि n का कोई भी मान हो सकता है, इसीलिए n चर होगा, क्योंकि यह विभिन्न मान ले सकता है या ग्रहण कर सकता है। अब हम देखते हैं हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीलियों के प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। हमें अक्षर t का प्रतिरूप दिया हुआ है जिसका नियम हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक t बनाते हैं। इसके लिए हमें 2 तीलियों का प्रयोग करना होगा। 2t बनाने के लिए 4 तीलियों का प्रयोग होगा। इसी प्रकार 3t के लिए 6 तीलियां और 4t बनाने के लिए हमें 8 तीलियां चाहिए। उसके बाद हम एक सारणी बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि बनाए गए t की संख्या 1 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या 2, बनाए गए t की संख्या 2 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या 4 है। इसी प्रकार हम इस सारणी को आगे बढ़ाएं तो हम बनाए गए t की संख्या को 2 से गुणा करके आवश्यक तीलियों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारे पास बनाए गए t की संख्या n है तो हम इसे 2 से गुणा करके आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, आवश्यक तीलियों की संख्या 2 गुना t की संख्या होगी। यदि t की संख्या n है तो आवश्यक तीलियों की संख्या 2 गुना n बराबर 2n होगी। यह हमारा
टी के प्रतिरूप का नियम होगा। उसके बाद हमें अक्षर जेड का प्रतिरूप दिया हुआ है जिसका नियम हमें ज्ञात करना है। यदि हम तीलियों से एक जेड बनाएं तो हमें 3 तीलियों का प्रयोग करना होगा। 2 जेड बनाने के लिए हमें 6 तीलियों की आवश्यकता होगी। 3 जेड बनाने के लिए 9 तीलियां चाहिए। 4 जेड बनाने के लिए हमें 12 तीलियों की आवश्यकता है और 5 जेड बनाने के लिए 15 तीलियों की आवश्यकता होगी। हम इसे एक सारणी द्वारा दर्शाते हैं जिसमें बनाए गए जेड की संख्या और आवश्यक तीलियों की संख्या को दर्शाया गया है। यदि बनाए गए जेड की संख्या 1 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या 3, 2 जेड बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 6, 3 जेड बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 9 और इस प्रकार 5 जेड बनाने के लिए हमें आवश्यक तीलियों की संख्या 15 की आवश्यकता होगी। हम देख सकते हैं कि हम यदि बनाए गए जेड की संख्या को 3 से गुणा कर दें तो हम आवश्यक तीलियों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारे पास बनाए गए जेड की संख्या m है तो हम 3 से गुणा करके आवश्यक तीलियों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं जो 3m होगी। उसके बाद हमसे अक्षर u के लिए नियम पूछा गया है। सबसे पहले हम एक u बनाएंगे जिसके लिए हमें 3 तीलियों की आवश्यकता है और एक सारणी बनाते हैं जिसमें u की संख्या और आवश्यक तीलियों की संख्या को दर्शाया गया है। एक u बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 3, 2 u बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 6, 3 u बनाने के लिए आवश्यक संख्या 9 और 4 u बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 12 है। हम देख सकते हैं कि बनाए गए u की संख्या को यदि हम 3 से गुणा कर दें तो हमें आवश्यक तीलियों की संख्या प्राप्त होगी। यदि हमारे पास बनाए गए u की संख्या m है तो उसे 3 से गुणा करके हम आवश्यक तीलियों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं जो 3m होगा। यह हमारा u का नियम होगा। अब हमें v, e, s और a अक्षर के लिए नियम ज्ञात करना है। इनके प्रतिरूप हमें इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले हम v के लिए नियम ज्ञात करते हैं। v बनाने के लिए हमें आवश्यक तीलियों की संख्या 2 है और उसे चर n से गुणा करने पर हमें इसका नियम प्राप्त होगा। e में 5 तीलियों की आवश्यकता है और यदि चर n है तो 5 और n के गुणनफल से इसका नियम प्राप्त होगा। s में भी हमें 5 तीलियों की आवश्यकता है और चर n के साथ 5 का गुणनफल करके हम इसका नियम ज्ञात कर सकते हैं। a बनाने के लिए हमें 6 तीलियों की आवश्यकता है। 6 को चर n के साथ गुणा करके हम इसका नियम प्राप्त कर सकते हैं। 2 को n से गुणा करने पर हमें 2n प्राप्त होगा। 5 को n से गुणा करने पर 5n, फिर से 5 को n से गुणा करने पर 5n और 6 को n से गुणा करने पर 6n प्राप्त होगा और ये हमारे इन प्रतिरूपों के नियम होंगे। हम अक्षर L, C और F के प्रतिरूपों के नियमों को जान चुके हैं। T, Z, U, V, E, S और A में कुछ अक्षरों से वही प्रतिरूप प्राप्त होता है जो L द्वारा प्राप्त हुआ था। ये अक्षर कौन कौन से हैं, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हम T, Z, U, V, E, S और A के नियमों को लिखेंगे। हम देख सकते हैं कि T के लिए 2n, Z के लिए 3n, U के लिए 3n, V के लिए 2n, E के लिए 5n, S के लिए 5n और A के लिए 6n हमारा नियम है। L का नियम हमने पढ़ा है। L का नियम 2n था। इस प्रकार हम देखते हैं कि T, V और L का नियम एक जैसा है। T और V अक्षरों से वही प्रतिरूप प्राप्त होता है जो L द्वारा प्राप्त हुआ था, क्योंकि इन सभी में तीलियों की संख्या 2 है। किसी परेड में कैडेट्स मार्च कर रहे हैं। एक पंक्ति में 5 कैडेट्स हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेट्स की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या नियम है? पंक्तियों की संख्या के लिए n का प्रयोग कीजिए।
हम एक सारणी बनाते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या और कैडेट्स की संख्या को दर्शाया गया है। यदि हमारे पास पंक्तियों की संख्या 1 है तो कैडेट्स की संख्या 5 होगी। यदि पंक्तियों की संख्या 2 है तो कैडेट्स की संख्या 10 होगी, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में कैडेट्स की संख्या 5 है। 2 गुणा 5 बराबर 10। यदि पंक्तियों की संख्या 3 है तो कैडेट्स की संख्या हमारे पास 15 होगी। पंक्तियों की संख्या 4 है तो कैडेट्स की संख्या 20, और यदि पंक्तियों की संख्या 5 है तो कैडेट्स की संख्या 25। इस प्रकार पंक्तियों की संख्या को हम 5 से गुणा करके कैडेट्स की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारे पास पंक्तियों की संख्या n है तो कैडेट्स की संख्या 5 गुना पंक्तियों की संख्या होगी। 5 गुना n हमें गुणनफल 5n प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा जो नियम होगा वो 5n होगा। एक पेटी में 50 आम हैं। आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? पेटियों की संख्या के लिए b का प्रयोग कीजिए। b हमारा चर है। यदि हमारे पास पेटियों की संख्या 1 है तो आमों की कुल संख्या 1 गुना 50 बराबर 50 होगी, क्योंकि प्रत्येक पेटी में 50 आम है। यदि पेटियों की संख्या 2 है, आमों की कुल संख्या 2 गुना 50 100 होगी। यदि पेटियों की संख्या हमारे पास 3 है तो आमों की कुल संख्या 3 गुना 50 150 होगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यदि हमारे पास पेटियों की संख्या दी हुई है तो हम आमों की कुल संख्या के लिए पेटियों की संख्या को 50 से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे पास पेटियों की संख्या b है तो आमों की कुल संख्या 50 गुणा b 50b होगी। ये हमारा नियम होगा। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं? विद्यार्थियों की संख्या के लिए s का प्रयोग कीजिए। हम एक सारणी बनाते हैं जिसमें विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक विद्यार्थी को मिली पेंसिल और कुल पेंसिलों की संख्या को दर्शाया गया है। हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या 1 है और प्रत्येक विद्यार्थी को मिली पेंसिल 5 हैं, तो कुल पेंसिलों की संख्या 1 गुणा 5 बराबर 5 होगी। यदि विद्यार्थियों की संख्या 2 है और प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल मिलती हैं तो कुल पेंसिलों की संख्या 2 गुणा 5 10 होगी। विद्यार्थियों की संख्या 3 है और प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल मिलती हैं तो कुल पेंसिलों की संख्या 3 गुणा 5 बराबर 15 होगी। इसी प्रकार यदि विद्यार्थियों की संख्या s है और प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल मिलती हैं तो हम इनकी गुणा करके कुल पेंसिलों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। s और 5 की गुणा हमारे पास 5s होगी। यह हमारा नियम होगा। उसके बाद हमें पूछा गया है, यदि एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है, क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को उसके उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं? मिनटों में उड़ने के समय के लिए t का प्रयोग कीजिए। इसके लिए भी हम एक सारणी बनाते हैं। चिड़िया 1 मिनट के समय में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 2 मिनट के समय में 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, 3 मिनट के समय में 3 किलोमीटर और 4 मिनट के समय में 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हम देखते हैं संख्यात्मक रूप से जो समय है वो मिनटों में है और वही हमारी दूरी है जो किलोमीटर में है। यदि समय हमारे पास t मिनट है तो दूरी t किलोमीटर होगी। राधा बिंदुओं से एक रंगोली बना रही है। रंगोली से हमारा अभिप्राय है खड़िया के पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर रेखाओं का एक सुंदर प्रतिरूप बनाना। उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं। 8 पंक्तियों की रंगोली में कितने बिंदु होंगे? यदि 8 पंक्तियां हों तो कितने बिंदु होंगे? और यदि 10 पंक्तियां हों तो कितने बिंदु होंगे? हम एक सारणी बनाते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में बिंदु
और बिंदुओं की कुल संख्या को दर्शाया गया है। यदि पंक्तियों की संख्या 1 है और प्रत्येक पंक्ति में 8 बिंदु हैं तो बिंदुओं की कुल संख्या 1 गुणा 8 होगी। यदि पंक्तियों की संख्या 2 है, प्रत्येक पंक्ति में 8 बिंदु हैं तो बिंदुओं की कुल संख्या को 2 और 8 के गुणनफल द्वारा प्राप्त किया जाएगा जो 16 होगा। पंक्तियों की संख्या 3, प्रत्येक पंक्ति में बिंदु 8 हैं तो 3 और 8 के गुणनफल द्वारा कुल बिंदुओं की संख्या को ज्ञात किया जाएगा जो 24 होगी। इसी प्रकार यदि हमें पंक्तियों की संख्या 8 दी हुई है और प्रत्येक पंक्ति में बिंदु 8 हैं तो बिंदुओं की कुल संख्या r और 8 का गुणनफल होगा जो हमारे पास 8r होगा। यदि पंक्तियों की संख्या 8 है, प्रत्येक पंक्ति में बिंदु 8 तो बिंदुओं की कुल संख्या 8 गुणा 8 होगी जो 64 होगी। यदि पंक्तियों की संख्या हमारे पास 10 है, प्रत्येक पंक्ति में 8 बिंदु हैं, बिंदुओं की कुल संख्या 10 गुणा 8 होगी जो 80 होगी। यहाँ जो हमारा नियम है वो 8r है। हम r की जगह कोई भी मान रख सकते हैं क्योंकि r हमारा चर है। यदि हम r की जगह 8 रखते हैं तो गुणा हमारे पास 8 गुणा 8 64 होगी। यदि r का मान हम 10 रखते हैं तो 8 गुणा 10 80 होगा। इसी प्रकार यदि हमारे पास पंक्तियों की संख्या 100 है तो कुल बिंदुओं की संख्या 8 गुणा 100 800 होगी। अब हमें दिया गया है लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? राधा की आयु x वर्ष है। आप इसे अपने आप से जोड़कर देख सकते हैं। यदि आप अपने भाई या बहन से 4 वर्ष बड़े हैं और आपको आपकी आयु का पता है तो आप उसमें से 4 को घटाकर अपने भाई या बहन की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप 15 वर्ष के हैं और आपका भाई या बहन आपसे 4 वर्ष छोटा है तो उसकी आयु 15 घटा 4 11 वर्ष होगी। यहाँ हमें राधा की आयु x वर्ष दी हुई है और लीला की आयु राधा की आयु से 4 वर्ष कम है तो लीला की आयु राधा की आयु में से 4 घटाने पर प्राप्त हो सकेगी। अब हमें लीला की आयु ज्ञात करनी है। राधा की आयु x वर्ष दी हुई है और वह उससे 4 वर्ष छोटी है तो x घटा 4 लीला की आयु होगी। उसके बाद हमें दिया है माँ ने लड्डू बनाए हैं। उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए, फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए। यदि माँ ने L लड्डू दे दिए हों तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे? यहाँ आपको लड्डू दिखाए गए हैं। इसे भी आप अपने परिवार से जोड़कर देख सकते हैं। यदि आपके घर में मेहमान आते हैं और आपने उन्हें 10 लड्डू बांट दिए और 5 लड्डू शेष हैं तो आप बता सकते हैं कि आप कितने लड्डू लाए थे। आप 15 लड्डू लाए थे। इसी प्रकार हमें प्रश्न में दिया गया है माँ द्वारा मेहमान और परिवार के सदस्यों को बांटे गए लड्डुओं की संख्या L है और हमारे पास शेष लड्डुओं की संख्या 5 है। हमें कुल लड्डुओं की संख्या ज्ञात करनी है जो हम इनके योग से ज्ञात कर सकते हैं। हमें बांटे गए लड्डू और शेष लड्डुओं का योग करना है जो हमारे पास L जमा 5 होगा। उसके बाद हमें दिया है संतरों को बड़ी पेटियों में से छोटी पेटियों में रखा जाना है। जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है तो उसके संतरों से 2 छोटी पेटियां भरी जाती हैं और फिर भी 10 संतरे शेष रह जाते हैं। यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या को x लिया जाए तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं एक बड़ी पेटी में हमें संतरे दिए हैं, उसमें से हमने 2 छोटी पेटियों में संतरों को भरा है और उसके बाद भी हमारे पास 10 संतरे शेष हैं। यदि हम बड़ी पेटी में संतरों की संख्या को ज्ञात करना चाहें, दोनों छोटी पेटियों के संतरों की संख्या को यदि हम शेष संतरों में जोड़ दें तो हमें बड़ी पेटी के संतरों की संख्या ज्ञात होगी।
इसके लिए हम लिखते हैं कि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या x है जो हमें दी हुई है। दो छोटी पेटियों में हमने संतरों को डाला है, तो दो छोटी पेटी में संतरों की संख्या 2 गुना x 2x होगी और शेष संतरों की संख्या हमारे पास 10 है। एक बड़ी पेटी में संतरों की संख्या दोनों छोटी पेटियों में संतरों की संख्या और शेष संतरों का योग होगी जो 2x जमा 10 होगी। उसके बाद हमें दिया गया है कि तीलियों से बने हुए वर्गों के नीचे दिए प्रतिरूपों को देखिए, ये वर्ग अलग अलग नहीं हैं। दो संलग्न वर्गों में एक तीली उभयनिष्ठ है। इस प्रतिरूप को देखिए और वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या देता है। हमें यहाँ पर एक वर्ग दिया गया है, उसके बाद 2 वर्ग, फिर 3 वर्ग और अंत में 4 वर्ग हमें दिए गए हैं। हमें इनका आवश्यक नियम लिखना है। यदि हम अंतिम ऊर्ध्वाधर तीली को हटा दें तो हमें C का प्रतिरूप प्राप्त होगा और C के प्रतिरूप के बारे में हमने पढ़ा है। सबसे पहले आप देखिए, पहले वर्ग की तीली हटाई तो हमें C प्राप्त हुआ। दूसरे वर्ग की तीली हटाने पर भी हमें C का प्रतिरूप प्राप्त होता है। उसके बाद तीसरा और उसके बाद चौथा। हमने एक एक तीली को हटाया तो हमें वही प्रतिरूप प्राप्त हुआ जो प्रतिरूप C से प्राप्त हुआ था। यदि C की संख्या हमारे पास n चर से लें तो हमें नियम 3 गुना n 3n प्राप्त हुआ था, क्योंकि एक C में हमें आवश्यक तीलियों की संख्या 3 प्रयोग की थी। अब हमारे पास C के प्रतिरूप से एक तीली अधिक है। आप देख सकते हैं, यदि एक तीली हम अधिक लगाएं तो हमें वही रूप प्राप्त होगा जो हमें दिया गया था। ये पहला वर्ग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। कहने का अभिप्राय यह है, इनका नियम ज्ञात करने के लिए हमें C के प्रतिरूप में एक तीली और जोड़नी है। तो आवश्यक तीलियों की संख्या 3 गुना n जमा 1 होगी जो 3n जमा 1 है। n एक चर है जो कोई भी मान 1, 2, 3, 4 इत्यादि ले सकता है। आप n का मान रख के तीलियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यदि n का मान 1 लें तो 3 गुना 1 3 जमा 1 4 तीली होंगी। n का मान 2 रखने पर 3 गुना 2 6 जमा 1 7 तीली प्राप्त होंगी। इस प्रकार आप इनकी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। एक चर को दर्शाने के लिए किसी भी अक्षर m, l, p, x, y, z इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। आज हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में एक बार फिर से जानें। हमने सीखा कि बीजगणित या अलजेब्रा किसे कहते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें हम संख्याओं के साथ अक्षरों का प्रयोग करते हैं, वह हमारा बीजगणित या अलजेब्रा है। हमने चरों के उदाहरण पढ़े और माचिस की तीलियों के प्रतिरूप देखे। प्रतिरूप लिखने के लिए हमने नियमों को सीखा, जिससे हम कोई भी अक्षर तीलियों की सहायता से लिखकर उसका नियम ज्ञात कर सकते हैं। आशा है आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और बीजगणित के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।